रानी दिद्दा कश्मीर की। उनसे पहले 16 राजा 50 साल में हो चुके थे। उनका काल 50 साल उन्होंने एक किंगडम को स्थापित किया। रानी लक्ष्मीबाई विधवा हो गई थी कि अगर उनके पति भी होते तो हम उनके बारे में बहुत कम जानते आज तक। वो सत्ता में इसलिए आई क्योंकि उनके पति जो राजा थे वो खत्म हो गए। ब्रिटिश एकदम दरवाजे पे बैठे थे पंजाब के, और ये उनका आखिरी और बहुत ही महत्वपूर्ण उनके लिए था, इसको अपने साम्राज्य में जोड़ दें। उनको कहते थे जिंद माता, महारानी जिंद। उनके पीछे पूरा खालसा, पूरा सेना इकट्ठी हुई। वो इतनी खतरनाक थी अंग्रेजों के लिए कि अंग्रेजों ने उनको घसीट के निकाला। राजा जनक को विवाद में हराने वाली सुलभा, जिसके लायक उस समय में कोई पति नहीं था। महान ऋषि अगस्त्य को नतमस्तक करने वाली लोपामुद्रा, जिनकी कविताओं को ऋग्वेद में शामिल किया गया है। कश्मीर की लल्लेश्वरी, जिन्हें हिंदू और मुस्लिम दोनों अपना मानते हैं। पहली महिला जैन भिक्षुनी चंदना। सावित्रीबाई फुले जी की बेस्ट फ्रेंड फातिमा शेख पहली मुस्लिम महिला शिक्षिका है। हुमायूं का प्रसिद्ध मकबरा और चांदनी चौक को डिजाइन करने वाली स्मार्ट बेगम जहानारा। क्या आप जानते हो इनके बारे में? तो क्यों नहीं? Please watch this full video. If you want to buy this book, there is a link in the description. Check that out. See you in the part 2 of this topic. जय हिंद। डॉक्टर दीप्ति प्रिया मेहरोत्रा जी एक पॉलिटिकल साइंटिस्ट होने के साथ साथ बेहतरीन अध्यापिका और लेखिका है। होम ट्रूथ, स्टोरीज ऑफ सिंगल मदर्स, बर्निंग ब्राइट, गुलाब बाई द क्वीन ऑफ नौटंकी थिएटर्स और भारतीय महिला आंदोलन जैसे सर्वोत्कृष्ट रचनाओं को आकार देने का काम दीप्ति जी ने किया है। आज उनके साथ उनकी किताब हर स्टोरीज, इंडियन वुमेन डाउन द एजेस, थिंकर्स, वर्कर्स की गई रोचक चर्चा ऐतिहासिक महिलाओं के शौर्य और बुद्धिमत्ता की गवाही देती है, जिसे इतिहास ने आसानी से भुला दिया। लेकिन वो समय आ गया है कि हम उन्हें याद करें। भारत, जहां रामायण और महाभारत को हमारा इतिहास माना जाता है, ये वो समय था जब अर्जुन, भीष्म पितामह और कर्ण को भी उनके माताओं के नाम से जाना जाता था। जैसे अर्जुन को कौन्तेय कहा जाता था, भीष्म पितामह को गांगेय और कर्ण को राधेय। तो ये एक छोटा सा निर्देशक है कि कैसे उस समय में स्त्रियों को प्रतिष्ठा और सम्मान मिलता था। भारत क्या, दुनिया की सभी संस्कृतियों ने देखा है कि मातृसत्ता संस्कृति क्या होती है। उस समय स्त्रियों को वृक्ष की तरह समझा जाता था। जैसे वृक्ष सृष्टि को चलाते हैं, उनमें बीज जतन करने की क्षमता होती है, एक जीव को निर्माण करने की क्षमता होती है और उसका भरण पोषण करने की भी। इसलिए स्त्रियों को शक्ति की तरह देखा जाता था, क्योंकि ये फीचर उनके शरीर के बारे में मिस्टीरियस और यूनिक था। कुछ 3 से 3,500 साल पहले ये पितृसत्ताक विचारों को बढ़ावा मिला और उसके बाद से हमारी मेन स्ट्रीम सोसाइटी मेल स्ट्रीम बन गई और पूजनीय महिलाएं पीड़ित महिलाओं के तौर पर जानने जाने लगी। आपने ये जो अटेम्प्ट किया है किताब लिखने का, उन अनसंग डिजर्विंग विमेन की इनक्रेडिबल स्टोरीज को आगे लाने की कोशिश की है, जिन्हें इतिहास के पन्नों पर अमर होने का पूर्ण हक था, अधिकार था। वेलकम टू मिस्टिक मंत्रा मैम। एक बार मैं चाहूंगी कि आप आपकी किताब का एक छोटा सा परिचय दे कि किस बारे में ये किताब लिखी गई है, इसमें कौन सी महिलाओं की कहानियों को शामिल किया गया है, वो कौन सी टाइमलाइन से और बैकग्राउंड से आती है। जरूर। ये किताब का नाम तो आपने बता ही दिया होगा, हर स्टोरीज, इंडियन वुमेन डाउन द एजेस, थिंकर्स, वर्कर्स, रिबेल्स, क्वींस। तो ऐसी महिलाएं हैं जो चिंतक थी, ऐसी महिलाएं हैं जो श्रमिक थी, ऐसी महिलाएं हैं जो रानी महारानी थी और सभी बगावती थी। जैसे आपने कहा, पितृसत्ता कई हजार वर्षों से चली आ रही है। ऐसे समाज में जीते हुए एक दोयम दर्जा जो मिला हुआ है, उसके साथ जो हिंसाएं जुड़ी हुई हैं, तब भी ऐसी परिस्थितियों में जीते हुए भी इन परिस्थितियों के ऊपर उठ सकता है या इन परिस्थितियों से जूझ कर कुछ कर दिखा सकता है। तो एक नहीं अनेक महिलाएं हैं जिन्होंने अद्भुत काम किए हैं, निराले काम किए हैं और विचित्र जीवनियां उन्होंने जी हैं। मैंने 3000 वर्ष से लिया है। सबसे पहले मेरे पास लोपामुद्रा भी हैं और सुलभा भी हैं। सुलभा जो महाभारत की एक पात्र हैं, शांति पर्व महाभारत में सुलभा और जनक की एक वार्ता होती है जनक के दरबार में, और सुलभा जीतती हैं। दर्शन शास्त्रीय वार्ता है, उसमें सुलभा जो एक तपस्वी थी, जो एकल महिला थी, जिनके लायक कोई पति नहीं था,
उस समय, ये सब मैं नहीं कह रही हूँ, ये सब खोज निकाला है, ये सारा शोध पर आधारित है। शांति पर्व हम जानते हैं, सुलभा को क्यों नहीं, बहुत कम लोग जानते हैं। इसी तरह से लोपामुद्रा तो हम जानते हैं, अगस्त्य और लोपामुद्रा, अगस्त्य को ज्यादा जानते हैं, लोपामुद्रा को कम जानते हैं। पर आप देखेंगे कि ऋग्वेद में उनके मंत्र हैं, ऋषिका थी वो, उनकी एक वार्ता है अगस्त्य के साथ जिसमें वो जीतती हैं। पर वो आप पढ़ सकते हैं मेरी पुस्तक में, और जगह भी ऋग्वेद में पढ़ सकते हैं। वहां से लेकर बौद्ध धर्म में जो भिक्षुनियां आई, क्या क्या छोड़ के कौन सा जीवन उन्होंने चुना, अध्यात्म के साथ जीवन जीने का तरीका जो उन्होंने चुना, वो क्या था। उन्होंने कविताएं क्यों लिखी, उनकी कविताएं आज तक हमारे पास हैं। तो तेरी गाथा 2500 वर्ष पुरानी एक पुस्तक है जिसमें बौद्ध भिक्षुनियों की कविताएं हैं। ऐसे ही जैन धर्म की चंदना, जो पहली जैन धर्म में पहली मानी जाती है भिक्षुनी। ये आध्यात्म में देखें तो बहुत सारी हैं मेरी पुस्तक में भी। जनाबाई, जिनको हम लाल देद, अक्का महादेवी, इन सब के बारे में हम थोड़ा बहुत ही जानते हैं, पर इनकी जीवनियां भी हम खोजे तो उपलब्ध हैं। खन्ना बंगाल में बहुत जानी मानी है। खन्ना ने जो बोल कहे हैं वो लोग घरेलू तौर पे इस्तेमाल करते हैं। उनकी बहुत कॉमन सेंस की बातें हैं, खेती बाड़ी की बातें हैं, घर कैसा बनाना चाहिए, किस दिशा में बनना चाहिए, कौन से पौधे लगाने चाहिए। तो वो एनवायरमेंटलिस्ट भी हैं, वो आर्किटेक्ट भी हैं। तो उनके बारे में आज लोग शोध भी कर रहे हैं, और बंगाल में लोग जानते हैं। 2 सीरियल अभी बने हैं उनके जीवन पे। तो हम ये भी देखते हैं कि क्षेत्र में लोग जानते हैं कई महिलाओं को, पर देश में नहीं जानते। तो मेरी किताब का एक देन ये भी है कि पूरे देश में हम जाने, हमारे देश का ये इतिहास है, ये हमारा धरोहर है। ये मैं अपनी दृष्टि से, नारियों की दृष्टि से देखती हूँ कि हमको क्यों अदृश्य रखा गया है। तुलु लैंड था, हाँ, जो बिल्कुल मैंगलोर के पास, वहाँ पे रानी अबक्का थी। रानी अबक्का ने, जब पोर्चुगीज आए तो रानी अबक्का ने उनको धकेल निकाला था, खूब लड़ाई लड़ी थी, बहुत महत्वपूर्ण लड़ाइयाँ थी। आखिर में उनको पकड़ के और मार दिया गया था, पर सदियों तक उनको वहाँ के लोग याद करते आए हैं, और हमको भी, मैं भी अब याद करती हूँ। इसी तरह से हम रानी दुर्गावती को जानते हैं, हम जहानारा बेगम को जानते हैं, पर इनके बारे में नहीं जानते। रानी दिद्दा कश्मीर की, जो 50 साल तक जिन्होंने वहाँ स्टेबिलिटी वो लाई उस राज्य में। उनसे पहले 16 राजा 50 साल में हो चुके थे, 50-60 साल में। तो इतना इंस्टेबिलिटी थी। उनका काल 50 साल, ऑलमोस्ट 50 साल उन्होंने एक किंगडम को स्थापित किया, स्टेबिलिटी स्थापित की। हम क्यों नहीं जानते रानी दिद्दा का नाम। कुछ जाने माने नाम है, जैसे रजिया सुल्तान, उन पे भी मैंने लिखा है, और रानी लक्ष्मीबाई झांसी, पर झांसी की रानी के साथ झलकारी बाई, जो उनके साथ लड़ी थी, जो कोरिन थी, उनके बारे में भी मैंने लिखा है। दुर्गा दल में लड़ती थी, जो रानी झांसी की महिलाओं का टुकड़ा था। और झलकारी बाई, जब रानी झांसी के किले से भाग निकली, क्योंकि अगर बगावत लड़ाई जारी रखनी है तो उनको निकलना ही था। यहाँ पे झलकारी बाई ने, कहा जाता है कि झलकारी बाई ने वो युद्ध जारी रखा, जिससे कि ब्रिटिश समझे कि अभी भी रानी से लड़ रहे हैं, और वो काफी दूर तक भाग निकले, जब तक उनको भान हुआ कि अरे ये तो कोई और है, ये रानी नहीं। उन्होंने रानी का ताज पहना, कपड़े पहने और लड़ती हैं। और ये कहाँ से निकला है? ये वहाँ के लोकगीत, वहाँ के लोगों की बातों से शोध किया हुआ है। वहाँ महाश्वेता देवी तक गई थी, उन्होंने शोध किया है वहाँ पे, और इतिहासकारों ने शोध किया है। तो मेरा काम क्या रहा? खूब इतिहासकारों के इतिहास पढ़ना। कम से कम 100 किताबें मैंने इसमें पढ़ी हैं, और उसमें से निकाल के और फिर कुछ लेख ढूंढ कर सबूत मिल सकते हैं कि इस महिला के साथ ये हुआ होगा, और इस महिला का व्यक्तित्व ऐसा रहा होगा, और उसने इस तरह से जूझा होगा अपने सर्कमस्टेंसेस से। और ये मैं 19वीं सदी तक ही ला पाई, क्योंकि पहले सोचा था आज तक ले आऊंगी, पर इतनी महिलाएं थी कि इसको बहुतों को छोड़ा, पर एक दूसरी वॉल्यूम निकालूंगी, उस पे अब काम कर रही हूँ, जो 20वीं सदी की महिलाओं पे। मैम, उससे पहले मैं ये पूछना चाहूंगी, आपने किताब में एक वाक्य इस्तेमाल किया है जो ऐसे है: भारतीय इतिहास की अधिकांश महिलाएं जिन्होंने इतिहास में महत्वपूर्ण भूमिका बजाई है वो सिंगल थी, अकेली थी। वो आपने क्यों कहा?
जरूर। मैंने इसलिए कहा पूजा क्योंकि ये मेरा पूर्वाग्रह नहीं था, ना मैंने कभी ये सोचा था कि ऐसा मैं पाऊंगी, पर जब मैंने देखा इतनी सारी एक की बाद एक, तो मुझे दिखा कि इनमें बहुत सारी महिलाएं एकल हैं। आप पूरा ये ले लीजिए, बौद्ध धर्म की जो भिक्षुणियां थी सब एकल हो गई थी, चाहे पहले वो घर बार संभालती थी, पर उन्होंने चुना कि एकल रहेंगी और एक अलग समाज जिसमें वो संघा में भर्ती हुई। इसी तरह से जो भी भिक्षुणियां थी, जो भी आध्यात्मिक थी, वो अधिकांशतः 99% एकल थी। अंदर मीराबाई को ले लो, जिन्होंने घर बार छोड़ा, सब जानते हैं। अब जनाबाई को ले लो, जो एक नौकरानी दासी थी जिंदगी भर एक मध्यम वर्गीय घर में। जनाबाई के 300 अभंग आज तक लोग गाते हैं जब वो पंढरपुर जाते हैं। बहुत सारी रानियां हम देखेंगे कि रानी लक्ष्मीबाई, हजरत बेगम डाइवोर्स थी ऑलरेडी। जब वाजिद अली शाह को ब्रिटिश ले गए थे कलकत्ता, लखनऊ से कलकत्ता ले गए थे अवध पे, क्योंकि ब्रिटिश ने अपना नजर थी, हड़प रहे थे, तो हजरत बेगम उनकी एक बेगमों में से थी। सब महाराजा महाराजाओं की ढेर सारी रानियां या बेगम होती थी और उनके भी अलग ओहदे होते थे। वाजिद अली शाह के साथ वो बेगम थी, फिर डाइवोर्सी थी, पर तब भी वो महल में थी और उनका ये व्यक्तित्व था कि उन्होंने संभाला, उन्होंने 2 साल तक लड़ाई जारी रखी ब्रिटिश के खिलाफ। तो ये एकल इस तरह से थी। रानी लक्ष्मीबाई विधवा हो गई थी, तब हम उनके बारे में जानते हैं। अगर वो तब भी रानी होती, मतलब कि अगर उनके पति भी होते, तो हम उनके बारे में बहुत कम जानते आज तक, क्योंकि वो सत्ता में नहीं आती। वो सत्ता में इसलिए आई क्योंकि उनके पति जो राजा थे वो खत्म हो गए थे। एकल महिला, एक तो उसका एक अस्तित्व अलग ही निखर सकता है, दूसरा कि वो ऐसी स्थिति में कई बार होती है कि उसको कुछ अगर करेगी नहीं तो जी ही नहीं पाएगी, करने के लिए एक तरह से मजबूर हो जाती है। और जब एक महिला उठ के अपनी आवाज से बोलने लगती है तो वो कहाँ तक जाएगी, वो असीम होता है। लाल देद आप ले लीजिए, जिनको लल्लेश्वरी भी कहा जाता है, जिनको हिंदू मुस्लिम सब मानते हैं कि ये हमारी हैं पूरे कश्मीर में, और मैं कहूँगी पूरे देश में मान सकते हैं, क्योंकि उनकी कविताएं, उनका सोच इतना शक्तिशाली है। और लाल देद की बहुत कम उम्र में शादी हो गई थी। उनकी सास बहुत उनको तंग करती थी, उनके पति उनकी कुछ रक्षा नहीं करते थे, वो भी तंग करने में ही थे। तो इन्होंने 12 साल की उम्र में शायद शादी थी और शायद 24 साल की उम्र में उन्होंने वो घर बार फाइनली छोड़ा, सब कुछ कोशिश कर करके। उनको खाना नहीं मिलता था ठीक से, उनको ताने ही मिलते थे खाने के बजाय। वो एकल होके ना अपने मायके वापस गई, वो जिंदगी भर घूमती रही, वो घुमंतू रही। और उनका जो फिलॉसफी उनके दिमाग से, उनके अंतर से निकला, वो आज तक हम वो असीम एक सागर है। इस किताब में मैंने चुना नहीं कि एकल महिलाओं को चुनूं, पर एकल महिलाएं मेरे सामने उनकी खूबियों के वजह से एक के बाद एक आती रही। जहानारा की शादी कभी नहीं हुई और ना रोशनारा की हुई, पर जहानारा पे मेरा एक अध्याय जरूर है, क्योंकि वो सूफी भी थी, वो लेखिका भी थी, उन्होंने खूब इमारतें भी बनाई हैं और वो बादशाह बेगम भी थी अपने पिता के राज्य में और अपने भाई के राज्य में। औरंगजेब जिनके वो खिलाफ थी, औरंगजेब तब भी उनकी बहुत इज्जत करते थे, क्योंकि जहानारा की सब इज्जत करते। मैं महाराष्ट्र से हूँ, तो मुझे पहला ये टॉपिक सावित्री बाई के ऊपर लेने का इसलिए दिल किया क्योंकि यहाँ पे उनकी बहुत इज्जत है, देश में भी है। जैसे आपने किताब में उनका वर्णन किया, वो एक पहली महिला अध्यापिका है, शिक्षिका है। 1848 में उन्होंने पुणे के भीड़ेवाड़ा में पहली स्कूल की स्थापना की। ये उन्होंने अपने पति के साथ, ज्योतिबाराव फुले के साथ मिलकर इस काम को अंजाम दिया। इस काम में उन्हें बहुत अड़चने आई। 9 बच्चियों के साथ, जो विभिन्न जातियों, खास करके दलित जातियों से आती थी, उनके साथ उन्होंने इस विद्यालय की शुरुआत की। लेकिन उस सुनहरे दिन को देखने के लिए और 2 महिलाएं वहां मौजूद थी। मैंने महिलाएं कहा, 2 महिलाएं वहां मौजूद थी। उनमें से एक है सगुना क्षीरसागर और दूसरी है फातिमा शेख। उन्होंने भी वही कांटों का सफर तय किया जितना फूले दाम्पत्य ने किया था, लेकिन इतिहास उन्हें उतना याद नहीं रखा। इतिहास ने उन्हें याद नहीं रखा, ना कि उनके त्याग को। उनका नाम इतना फेमस नहीं है। मैं चाहूंगी कि आप उनकी जिंदगी पर एक बार प्रकाश डालें। हाँ बिल्कुल,
ये बहुत इनफैक्ट मेरा जो आखिरी अध्याय है उसमें आप 5 नाम देखेंगी शुरू से ही चैप्टर के हेडिंग में ही। ये पांचों नाम हैं, 3 आपने लिए, सावित्रीबाई फुले, फातिमा शेख, सगुना क्षीरसागर और मुक्ता साल्वे और ताराबाई शिंदे भी है ना। ये पांचों नाम मैंने इकट्ठे एक अध्याय में लिए हैं। महाराष्ट्र में शायद आपने उनकी कविताएं पढ़ी हो, पर मैं नहीं जानती थी और देश के अनेक अन्य लोग नहीं जानते हैं ज्यादातर। एक जानी मानी कवियत्री थी, बहुत उनकी अच्छा, वो लिखती थी, वो बोलती थी, उनके प्रवचन होते थे। जब ज्योतिबाई फुले नहीं रहे, उनके निधन के बाद इन्होंने उसका बीड़ा उठाया था। आप जानती हैं कि इन्होंने लिखना पढ़ना शादी के बाद सीखा। 9 बरस में शादी हो गई थी, 13 बरस के ज्योतिबा थे, तो पेड़ के नीचे बैठ के ये सिखाते थे। इनके साथ एक और जना भी सीख रहा था, वो थी सगुना सीख नहीं रही थी, पर इनके साथ वो इनके परिवार में थी। वो सगुना क्षीरसागर इनकी परिवार की सदस्य थी। वो बड़ी बहन थी ज्योतिबा तो जी वो की। उनकी सगी बहन नहीं थी, पर कुछ रिश्ते में थी, बुआ चाचा कुछ एग्जैक्ट मेरे किताब में है, पर वो उनके कजन थी। ठीक है मैम, आपने किताब, सॉरी टू इंटरप्ट, किताब में ऐसा लिखा है कि वो उनकी बड़ी बहन थी, उनकी माताजी का देहांत जल्दी हुआ, कम उम्र में हुआ ज्योतिबा जी के, इसलिए उन्होंने उनका पोषण। हाँ, फिर देखिएगा उसमें कजन बहन जरूर लिखा हुआ है। हाँ, तो वो सेंटेंस आप जरूर कह रहे हैं, पर उसके आगे पीछे देखिएगा, वो ज्योतिबा फुले की कजन थी, सगी बहन नहीं थी, और बड़ी थी, काफी बड़ी थी उनसे। तो जब ज्योतिबा की माँ का देहांत हो गया, उसके बाद इन्होंने काफी हद तक एक माँ की भूमिका निभाई। तो शादी के बाद भी उन्होंने उनके काफी साथ रही। जैसे आपने बताया विद्यालय खोले तो समाज इनके खिलाफ हुआ। ज्योतिबा के पिता ने शायद मजबूर होकर इनको कहा कि या तो आप ये समाज सेवा करेंगे या तो आप घर से निकलेंगे। तो ये दंपति घर से निकल गए थे। सगुना ने इनका साथ जरूर दिया होगा। ये सगुना जो थी दूसरे घर में एक आया जैसा काम करती थी, किसी बच्चे की देखभाल करती थी जो बहुत पैसे वाले घर होंगे। ठीक है, वो ब्रिटिशर्स थे, वो ब्रिटिश थे। तो वो शायद थोड़ा बहुत अंग्रेजी भी जानती होंगी, ये मैं अनुमान लगा रही हूँ। हाँ, और थोड़ा बहुत पढ़ी लिखी होंगी, या थोड़ा बहुत पढ़ना में उनका एक रुचि आ गई होगी। ये इनकी रुचि जो है ज्योतिबा फुले की हम बहुत अच्छे से जानते हैं, कितना वो पढ़े, कहाँ वो पढ़े, फिर वो उनके अंतर में जो समाज सेवा की भावना आई। ये बच्ची कहेंगे सावित्रीबाई जब शादी के बाद पढ़ना सीखने लगी, उसके अंदर भी समाज सेवा की जबरदस्त भावना थी। एक और जना जो थी फातिमा शेख कहाँ थी, फिर वापस जाएंगे कि सावित्रीबाई फुले ने ज्योतिबा से सीखा पढ़ना लिखना, फिर वो पढ़ने अहमदनगर भी गई, वहां भी रही। एक ब्रिटिशर अमेरिकन शायद स्कूल था जो चलाती थी लड़कियों के लिए, महिलाओं के लिए, मिस फारार, उनके स्कूल में भी इन्होंने सीखा। उस समय के लिए कितना क्रांतिकारी कदम, अलग एक हॉस्टल में रहकर सीखना। फिर वो वापस पुणे में उन्होंने नॉर्मल स्कूल, जो टीचर ट्रेनिंग कॉलेज को नॉर्मल स्कूल कहते थे, ये शब्द आप देखेंगे ऐतिहासिक शब्द हो गया है, वहां पे पढ़ी और वहां सगुना क्षीरसागर भी इनके साथ पढ़ी। दोनों क्लासमेट्स थी, दोनों की मित्रता जरूर हो गई होगी, क्योंकि इसके बाद उन्होंने इकट्ठा ये बीड़ा उठाया कि हम विद्यालय शुरू करेंगे। तो ये दोनों असल में घर घर जाके घरों में बात करती थी कि बच्चियों को स्कूल भेजना है, बच्चियों को स्कूल भेजना है। और किसी तरह से एक समाज जो लड़कियों की पढ़ाई को बहुत गलत समझता था, उस समाज में लड़कियां स्कूल, 9 लड़कियां स्कूल आई। फिर इन पर तब भी बहुत लांछन इनको सहने पड़े, दोनों को, फातिमा शेख को भी और सावित्रीबाई फुले को भी। अलग एक धोती साड़ी साथ में ले जाते थे, क्योंकि रास्ते में इन पे इतना कुछ फेंका जाता था कि साड़ी धोती गंदी हो सकती थी। इनके स्कूल इतने कामयाब रहे कि जब कुछ सालों बाद, कुछ ही चंद सालों बाद, जब ब्रिटिश जो एजुकेशन को देख रही थी, तो उन्होंने उसका एक मूल्यांकन किया, तो पाया गया कि अगर
ऐसा ही चलता रहा तो लड़कियां लड़कों से कहीं आगे निकल जाएंगी पढ़ाई में। तो ये इनका हाई क्वालिटी स्कूल्स थे और इनको इसके लिए अवार्ड्स भी मिले। अच्छा, एक बात और कहूंगी कि जब घर से निकलना पड़ा दंपति को, ज्योतिबा के पिता के घर से, माता पिता के घर से, तब वो कहाँ जाएं? उनको उस्मान शेख और फातिमा शेख के घर में रहने का एक रेफ्यूज मिला, शरण मिली। और वो उस्मान शेख कौन थे? फातिमा शेख के भाई थे। अनुमान मैंने लगाया कि 7-8 साल तक ये उस घर में रहे हैं और उस घर के पास ही स्कूल भी शुरू हुए हैं। शायद उसी घर के एक कमरे में भी स्कूल शुरू हुआ होगा या आसपास, और फिर कई स्कूल खोले गए। फातिमा शेख का अफसोस है कि आगे का इतिहास हमको नहीं मिलता है कि वो कब तक रही इस स्कूल के साथ, क्यों उन्होंने और कब छोड़ा, पर कई साल तक वो जरूर थी। एक चिट्ठी है, जब सावित्रीबाई कुछ बीमार थी, अपने मायके गई थी कुछ हफ्तों के लिए, तो उनकी एक चिट्ठी है, उन्होंने ज्योतिबा को लिखी है, लंबी चिट्ठी। उसमें ये भी है कि मुझे बुरा लगता है कि मैंने फातिमा के ऊपर इतना भार छोड़ रखा है, पर मुझे मालूम है कि वो पूरे जिम्मेदारी से खूब बढ़िया तरीके से स्कूल को चलाती रहेंगी। तो ये आश्चर्य की बात है कि क्यों हम फातिमा शेख के बारे में जानते नहीं हैं, और जानते हैं तो इतना कम जानते हैं। मुक्ता साल्वे उनके एक स्कूल की स्टूडेंट थी और विद्यार्थी थी, और उन्होंने 15 साल की उम्र में जो एक निबंध लिखा महार और मांग की स्थिति पे, तो वो खुद इन दलित जातियों से थी, तो वो इन जातियों का पूरी पीड़ा और स्थिति समझती थी। वो इतना प्रभावशाली था, उसको भी अवार्ड मिला, उसको उन्होंने भरी सभा में पढ़ के सुनाया। पर मुक्ता साल्वे का भी आगे का इतिहास हम नहीं जानते। ये महिलाओं के इतिहास के साथ खास अफसोस और दुख होता है कि उनको किस समय पर अदृश्य किया जाता है। क्यों? उनके परिवार क्या उनको खींच निकालते हैं कि नहीं, अब शादी हो और शादी के बाद पूरी जिंदगी शायद अलग हो जाती है, वो निर्भर है कि किस तरह के घर में गई, क्या सोच है वहाँ, वगैरह वगैरह। ताराबाई शिंदे जो उनकी साथी थी, उन्होंने बाद में सत्यशोधक समाज में आती थी और सावित्रीबाई की साथी थी। उन्होंने स्कूल चलाने में उनका नहीं था हाथ शायद, पर मददगार थी, और उन्होंने जो लिखा है वो आज तक, वो टेक्स्ट स्त्री पुरुष तुलना, वो आपने पढ़ा होगा, मराठी में है, और पढ़ा नहीं है तो आसानी से उपलब्ध है यहाँ पे इंटरनेट पे भी, क्योंकि वो टेक्स्ट आज हर भाषा में ट्रांसलेट हो चुका है। बहुत से यूनिवर्सिटीज में एक टेक्स्ट है जो लिटरेचर में, सोशल साइंस में पढ़ाया जाता है, जेंडर स्टडीज, वुमेन स्टडीज, स्त्री पुरुष तुलना। वो भारत की सबसे पहली नारीवादी भी कही गई है। तो ये बहुत ही मतलब डीप डेंस इतिहास है। जो मुक्ता साळवे है, उसके निबंध को उसी साल आपने जैसे कहा पुरस्कृत किया गया, और वो ज्ञानोदय नाम के एक मराठी वर्तमान पत्र में छापा गया था। मैंने वो निबंध पूरा पढ़ा है, और जब मैं वो पढ़ रही थी तो मेरी भी आंखों में पानी आया था। मैं बस उसके 4 लाइन्स आपको मतलब दर्शकों के साथ शेयर करना चाहूंगी। वो उसकी शुरुआत कुछ ऐसे थी: ब्राह्मणवादी धर्म कभी अछूतों का नहीं हो सकता। जब पेशवा का राज था, उनके राज में जब कोई मांग या महार उनकी व्यायामशाला के सामने से भी गुजरता, तो वो उसका सिर काट कर उसकी गेंद बनाते और अपने तलवारों से बैट बॉल खेलते। तो जब उनकी व्यायामशाला से गुजरने की सजा अगर इतनी क्रूर होती थी, तो उनके साथ बैठकर पढ़ना लिखना तो बहुत दूर की बात है। ये एक बच्ची के वाक्य है, उसकी दिल से निकली ये आवाज है, तो ये बहुत सच है और ये प्योर है। डॉक्टर अंबेडकर ने भी ये कहा है कि ये मराठी में वाक्य है, लेकिन मैं हिंदी में कहूंगी, शिक्षा, एजुकेशन एक शेरनी का दूध है, जो भी इसे पिएगा गुर्राएगा जरूर। वैसे ही ये बच्ची ने शिक्षा लेने के बाद अपनी यातनाओं को व्यक्त किया और लोगों तक पहुंचाया। इसलिए मुक्ता साळवे को दलितों की पहली लेखिका भी कहा जाता है। ओके मैम, ये बहुत अच्छी तरीके से हमने ये सब्जेक्ट कवर किया। अब आपकी पुस्तक का ये जो दूसरा वाक्य है, आपने कहा कि इस पुस्तक की हर महिला की कहानी अनोखी है, लेकिन जिस कहानी ने आपको सबसे ज्यादा प्रभावित और आकर्षित किया वो है रानी जिंद कौर की कहानी। और आपके रूट्स भी पंजाब से है, तो आपको बड़ा आसान गया होगा इस विषय पर रिसर्च करना। किस बात ने आपको ये कहने पे मजबूर किया? जैसे पूजा, आपने महाराष्ट्र का एकदम चुना ना सीधा सावित्रीबाई फुले पे पहले,
तो शायद कुछ ऐसा। मेरी माँ पंजाब से थी, मेरे पिताजी यूपी से थे, पर पंजाब इस तरह से मैं कभी पंजाब में रही ही नहीं हूँ, क्योंकि दिल्ली में ही रही हूँ। और पंजाबी भी हमारे घर में इसलिए नहीं बोला जाता था क्योंकि हिंदी माँ पापा दोनों बोल सकते थे, पंजाबी पापा नहीं जानते। तो मुझे वो वहाँ का जो पूरी संस्कृति है बहुत अट्रैक्ट करती है। मेरी माँ मासी पंजाबी बोलती थी, तो मेरी नानी नाना बोलते थे। तो मुझे ये एकदम से लगा कि जब जिंद कौर के बारे में मैंने शोध किया, पाया, तो मैं हैरान हो गई कि क्यों मैंने इनका नाम तक नहीं सुना था अपने समाज या परिवार में। इसलिए मेरे को ये कहानी बहुत प्रभावशाली लगी कि इनकी कहानी क्या है। ये रंजीत सिंह, जो हम सब जानते हैं लास्ट लायन किंग कहते थे, जिन्होंने ब्रिटिश को एकदम हड़पने नहीं दिया था अपने पंजाब को, ये इनकी आखिरी पत्नी थी। हाँ, और काफी कम उम्र थी, बहुत कम उम्र थी उनसे। एक बेटा इनका हुआ शादी के 3-4 साल बाद, दलीप सिंह, और उसके अगले साल में पति का देहांत हो गया, रंजीत सिंह का देहांत हो गया। तो ये कुल रही होंगी 22-23 साल की उम्र में जब विधवा हो गई। ब्रिटिश एकदम दरवाजे पे बैठे थे पंजाब के, और ये उनका आखिरी और बहुत ही महत्वपूर्ण उनके लिए था कि ये इसको अपने साम्राज्य में जोड़ दें, पूरे पंजाब। रानी जिंद एकमात्र खड़ी हुई और उन्होंने अपना पर्दा फेंक निकाला। उन्होंने पूरे सरदारों को जोड़ा, पूरे खालसा को जोड़ा, हर एक में हिम्मत डाली कि हम लड़ेंगे, हम ऐसे आसानी से कभी नहीं लेने देंगे अंग्रेजों को अपना पंजाब। उनको कहते थे जिंद माता, महारानी जिंद। उनके पीछे पूरा खालसा, पूरा सेना इकट्ठी हुई। वो इतनी खतरनाक थी अंग्रेजों के लिए कि अंग्रेजों ने उनको घसीट के निकाला। ये बात है 1847 में महारानी जिंद को अंग्रेजों ने लाहौर में जो महल था, पंजाब का जो कैपिटल था लाहौर, वहां से उन्होंने रानी जिंद को खींच के निकाला और शेखोपुरा का किला, वहां पे ले जाके उनको पटक डाला और बंदी रखा। शेखोपुरे के किले में उनको बंदी रखा गया। वहां पे पुजारी उनके आ सकते थे और उनकी नौकरानियां रह सकती थी साथ में। बहुत जिल्लत से वो रही, पर किले के अंदर से भी वो बगावत करती रही। जो भी पुजारी आते थे, फकीर आते थे, वो सारा एक ब्रिटिश के खिलाफ एक नींव उन्होंने डाली, जो हम 10 साल बाद जो पूरा 1857 जो हुआ, उसकी नींव डालने में महारानी जिंद का बहुत योगदान था। और इसके लिए बहुत प्रूफ है, उनकी चिट्ठियां नेशनल आर्काइव्स में है। उन चिट्ठियों में पूरा है कि किस किस तरह से जोड़ रहे हैं हम लोगों को, और पूरे कंट्री साइड में, पूरे पंजाब में, नॉर्थ इंडिया में लोगों को जोड़ने का काम कि ब्रिटिश अंग्रेजों को यहाँ से खदेड़ निकालना है। तो वो अंदर शेखोपुरा फोर्ट के अंदर भी उनका देख के कि वो बगावत कर रही हैं, उनको वहां से निकाल के दूर बनारस चुनार के किले में, जो बहुत मजबूत किला है वाराणसी में, चुनार के किले में उनको बंदी बनाया गया। चुनार के किले से वो बहुत ही षड्यंत्र करके भाग निकली। एक दर्जन को बुलाती थी कि ये मेरे को कुछ कपड़े सिलवाने हैं, और एक दिन दर्जन के कपड़े पहन के वो निकल गई थी और गंगा पे एक नाव उनके लिए तैयार थी। उस पे बैठ के वो फिर चलते चलते वेशभूषा अलग करके चलते चलते वो पहुंच गई थी नेपाल में उन्होंने काठमांडू में शरण ली थी वहाँ के राणा से, जो रणजीत सिंह को अच्छे से जानते थे। वहाँ पे शरण उनको मिली। अंग्रेजों ने राणा को बहुत कहा कि नहीं, इनको शरण नहीं देनी है, पर उन्होंने दी शरण। फिर तब भी वहाँ भी उनके बगावत करने के लिए लोग आते रहते थे। वो लखनऊ, कानपुर जेलों में जगह जगह पे उनके लोग थे और वो बगावत वहाँ से सुलगा रही थी। ब्रिटिश के कागजों में है कि ये महारानी वहां भी चुप नहीं हुई। 1857-58 के बाद जब लड़ाई हुई और लड़ाई में हार गए, है ना, हम जानते हैं कि उसके बाद अंग्रेजों की हुकूमत और मजबूत हो गई अफसोसन, पर उसके बाद उनकी हिम्मत भी टूटी और वो अकेले थी, एक तरह से बहुत दूर थी, अपने वापस कभी नहीं आ सकती थी। उन्होंने फिर कई सालों बाद अंग्रेजों को कहा कि मैं अपने बेटे को कम से कम मिलना चाहती हूँ। बेटे का क्या गाथा था,
वो 8 साल जब इनको ले गए थे लाहौर से शेखोपुरा के किले में, तो बेटा था 8 साल का दलीप सिंह, बेटा था जो राजा था। ये उनके नाम पे रानी थी, है ना, कि बेटा जब हो जाएगा वयस्क तो वो राजा होगा, गद्दी पे बैठेगा। बेटे को तो इन्होंने पूरा उससे पूरा पंजाब छीन लिया, हम जानते हैं, और उसको एक दूसरे घर में एक ब्रिटिश परिवार दंपति ने उस बच्चे को पाला है। उनका नाम है, सब कुछ है। उसका मुंडन हो गया, उसको ब्रिटेन ले गए। वो वहाँ पे क्वीन विक्टोरिया उनको बुलाती थी, बहुत पुचकारती थी, पर उनका पूरा मतलब सब कुछ छीनने के बाद, माँ तक छीनने के बाद, और फिर कि हाँ ये तो बहुत अच्छा लड़का है ना, तो पुचकार के उनको पाला था। वहाँ भी एक दंपति ने उनको पाला। उनको अपने धर्म के बारे में कुछ नहीं मालूम रहा, उनको अपने देश के बारे में, अपने पंजाब के बारे में कुछ नहीं मालूम रहा। उस समय जब ये बहुत बूढ़ी तो नहीं थी, पर बीमार हो गई थी, 40-42 साल की ही थी जिंद कौर, जब उन्होंने अंग्रेजों से कहा कि 1862 की बात है कि मैं कम से कम अपने बेटे से एक बार मिलना चाहती हूँ, तो अंग्रेजों ने शर्त रखी कि आप कभी उससे और बगावत आप नहीं करेंगी और उससे नहीं करवाएंगी। इन्होंने कहा ठीक है, नहीं तो इसी तरह मर जाऊंगी यहाँ पे काठमांडू में। तो उन्होंने फिर अंग्रेजों ने इतना किया कि वो दलीप सिंह कलकत्ता तक आए लंदन से, ये काठमांडू से कलकत्ता गए, माँ बेटा मिले, और ये बहुत हैरान हुई, दुखी हुई देख के कि इसका मुंडन हो चुका है। इनके मन में जो छवि थी वो सरदार की छवि थी, है ना, और कुछ नहीं जानता, सिर्फ अंग्रेजी बोलता है, पर प्यार तो था ही उनके मन में बहुत ज्यादा। तो ये माँ बेटा फिर अपने जहाज, पानी के जहाज से लंदन गए। अंग्रेजों ने साथ नहीं रहने दिया, अलग घर में रखा, पर रोज 1 घंटे के लिए मिल सकते थे। उस समय ये गुरबानी उसको सिखाती थी, भाषा सिखाती थी, इतिहास सिखाती थी। बहुत बहुत बीमार हो गई, तो बहुत ये करके अपील करके इनको ये रह पाई कुछ महीनों, फिर इनका देहांत हो गया। कुछ महीनों बेटे के घर में भी रह पाई, फिर इनका देहांत हो गया। तो ये कहानी जो है ये हम सबको मालूम होनी चाहिए, इस इंसान ने पूरे देश के लिए क्या नहीं किया। और ये कहानी तो इंसानी तौर पे इतनी मर्म स्पर्शी कहानी है। आपने कहा कि मैंने लिखा है कि हर कहानी अनोखी थी। सच में पूजा, मेरे को आप पूरा दिन टोके तो मैं हर कहानी सुनाऊंगी और हर कहानी दिल को छू जाए। हाँ मैम, जरूर। और मैं चाहूंगी कि आपकी किताब भारत का हर एक नागरिक पढ़े, और पढ़ने के बाद उनका नजरिया भारत के इतिहास की तरफ देखने का, महिलाओं की तरफ देखने का जरूर बदलेगा। अब हम संक्षिप्त में चर्चा करेंगे आपके टाइम अवेलेबिलिटी अनुसार उनके ओबव्वा के ऊपर। ये कर्नाटक की महिला, एक दलित किसान महिला, जिसने अपने किले को बचाने के लिए एक मुसल से, लकड़ी के डंडे से हैदर अली की सेनानियों को मार मार कर उनकी लाशें गिराई। ये आंकड़ा 10 से कुछ 100 का है, कंफर्म नहीं है जैसा आपने किताब में कहा, लेकिन मैंने अपनी पर्सनल रिसर्च में भी पढ़ा, कई जगह 100 था। उसने 100 लोगों को मारा अकेले दम पर, वो अनट्रेंड थी। नहीं, 100 हम कह सकते हैं, पर ये थोड़ा मनगढ़ंत भी होगा। हमको अच्छा लगता है 100 का फिगर। और हाँ, तो मैं सबूत पे बहुत विश्वास करती हूँ पूजा, क्योंकि असलियत जो है वो फिक्शन से कहीं ज्यादा इंटरेस्टिंग, रोचक है। और जब मैं इतिहास लिख रही हूँ, मैं इसको इतिहास के तौर पे लिख रही हूँ, तो जहाँ भी लगता है कि ये मनगढ़ंत है तो वो आपको दिख जाएगा। मैं कहूँगी लोग ऐसा कहते हैं, ये मानते हैं, पर हम इसको पूरा सबूत नहीं है हमारे पास। तो ये 100 का फिगर जो है ये मुझे मनगढ़ंत लगता है, क्योंकि आप देखिए कि क्या स्थिति थी, और वो इंसान ही थी, वो कोई देवी माता नहीं थी कि काली माँ हो, है ना, या तो उन्होंने जो किया वो कितना हो सकता है। वो उनके पति वहाँ के गार्ड थे, वो किले के, और वो किला चित्रदुर्गा का किला था कर्नाटका में। वो अभी भी है, आप और हम जाके उसको देख सकते हैं। रोज कई बहुत सैकड़ों टूरिस्ट आते हैं देखने, तो बहुत सुंदर बड़ा किला है। वो एक तरह पहले नहीं होता था कि पूरा शहर किले के अंदर बसता था, तो किले को प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत सारे गार्ड्स थे,
अच्छा, एक दीवार पे, वो पथरीला इलाका है, पहाड़ी पत्थर, तो चट्टान, एक जगह पे छेद थे चट्टानों के बीच में। वो छेद इतना था कि बहुत कसमस करके एक इंसान उसमें घुस सकता है। एक दिन ऐसा हुआ कि खाने के टाइम दोपहर को उनके पति घर आए, खाना खा रहे थे, तो ये फिर गई और पानी भरने। उस छेद जहाँ था उसके पास पानी का भी स्रोत था। उन्होंने सुना कुछ आहट बाहर, और वो समझ गई कि बाहर जो दुश्मन है वो चढ़ के आ गए हैं पहाड़ पे और उस छेद से एक एक करके अंदर आएंगे। एकदम समझ गई कि ऐसा होगा, तो क्या करें। एकदम आहट थी कि आ रहा है कोई अंदर। तो उस छेद से इन्होंने वहां पे एक लंबा सा बड़ा सा मूसल, जो धान को कूटने का मूसल होता है, बड़ा भारी लंबा, उसको उठाया और तैनात हो गई उस छेद के बगल में। जैसे ही वो आदमी अंदर दुश्मन का आया, उन्होंने उस मूसल से उसके सर पे, खोपड़ी पे ऐसे मारा कि वो खोपड़ी टूटी, देहांत हो। मजबूत तो होते ही है श्रमिक, ना श्रमिक औरत हो कि पुरुष हो, मजबूती तो होती ही है। वो उस मूसल से धान कूटती थी, आप और मैं शायद नहीं कर पाएंगे, और मनोबल भी था। तो उन्होंने फटाफट, उसके बाद एक और आए, एक और आए, एक और आए, और बीच में वो उस शव को खींच के एक साइड पे रख देती थी। और इस तरह से कम 10-15, कोई लोग कहते हैं 100 तक दुश्मन को उन्होंने खत्म किया। उनके पति का नाम था हनुमन्नप्पा। वो देखने आए कि क्या हो रहा है, वो वापस क्यों नहीं आई, और उनको एकदम देख लिया क्या हो रहा है। उन्होंने जो उनका एक सीटी थी बजाई, तो सब लोग इकट्ठे हो गए, सारे गार्ड बाहर भी गए, बाहर उनको खदेड़ा दुश्मन को, और अंदर उनके ओबावा का उसी टाइम देहांत हो गया। शायद ध्यान उन पर नहीं गया, और शायद कि आखिरी जो आदमी आया दुश्मन, उसको समझ गया और उसने मारा, या हो सकता है कि वो इतनी, आप सोचो कि उन्होंने एक एक करके दुश्मनों को मारा है, तो उनका पूरा निढाल हो गई और वहीं पे धराध्वस्त हो गई, है ना। तो जो भी हुआ, वो एग्जैक्ट सबूत नहीं है कि क्या हुआ, पर वो उसी दिन वो खत्म हो। उनके बारे में कन्नडा में पिक्चरें भी बनी हैं, सब लोग जानते हैं, और मूर्तियां भी बनती हैं, उनकी कहानी सब जानते हैं। अभी भी चित्रदुर्गा में जाएंगे तो उसको कहते हैं ओनक्का ओबावा का कन्नडा के शब्द में, कि ओनक्का ओबावा का ये की जगह है, और उसको बहुत मानते हैं।